Everyone, I welcome you to this session where we will be discussing all the aspects with respect to ethanol. एथेनॉल आजकल न्यूज़ में काफ़ी बना हुआ है। इसमें बहुत सारे लोगों के सवाल रहते हैं कि एथेनॉल क्या है, इसकी ब्लेंडिंग कैसे होती है, हाउ इट इज़ मिक्स्ड विद पेट्रोल, इसके फ़ायदे नुकसान क्या हैं, क्या ये सच में इंजन्स को डैमेज कर रहा है और क्या ये गाड़ियों के लिए सही है या नहीं है, ये प्रोड्यूस कैसे होता है, इंडिया की एथेनॉल पॉलिसी क्या है। सो वी विल बी कॉम्प्रिहेंसिवली डिस्कसिंग ऑल दोज थिंग्स। तो आई कैन अश्योर यू कि इस वीडियो के बाद आपको ऑलमोस्ट 90 to 95% जो जो चीज़ें पता होनी चाहिए जनरल नॉलेज के लिए वो सारी आपको पता होंगी। So we will be covering various dimension, the scientific dimension of ethanol, economic implication, उसमें environment पे क्या implication है, and obviously the political implications also. So we will be dealing with the ethanol topic comprehensively. So what we will be discussing is class का क्या sequence रहेगा. First we will be seeing the basics of the ethanol, then we will look at the sources and how it is produced. देन हम पेट्रोल के बारे में पढ़ेंगे, उसका बेसिक्स जानेंगे, फिर इंजन्स कैसे वर्क करते हैं, पेट्रोल इंजन स्पेशली, फिर इनमें एथेनॉल की ब्लेंडिंग कैसे होती है पेट्रोल के साथ, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्टेन नंबर, व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉकिंग, देन व्हाट इज़ E10, E20, E85, देन रियल वर्ल्ड एथेनॉल के एप्लीकेशंस अभी क्या हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, और सबसे एंड में हम देखेंगे द इंडियन एंगल कि इंडिया पे क्या इम्प्लीकेशंस हैं एथेनॉल के, और कुछ फैक्ट्स देखेंगे कि इंडिया ने अभी तक उसमें क्या क्या अचीव किया है। ठीक है, तो लेट अस बिगिन विद दिस वीडियो। सो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी बेसिक्स, लेट अस लुक एट व्हाट इज एथेनॉल। तो एथेनॉल इज एन एल्कोहल। ओके, नाउ इसका पहले केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। सो द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एथेनॉल इज C2H5OH, टू कार्बन एटम्स, वन ऑक्सीजन एटम एंड सिक्स हाइड्रोजन एटम, फाइव फ्रॉम हेयर and one from here. Now, ethanol is an alcohol. Okay. Why it is alcohol? Because it contains an OH group. OH is what? It is a hydroxyl group जिसमें जो भी चीज़ें आती हैं that are considered as alcohol. So अब एक क्वेश्चन आता है कि is it the same alcohol जो हम कंज्यूम, मतलब हम नहीं, जो लोग कंज्यूम करते हैं. So yes, it is same as the one which is found in the drinks, but एक चेंज के साथ है. इट इज डी नेचर्ड. डी नेचर्ड मीन्स इसमें ना एडिशन ऑफ केमिकल किया जाता है ताकि कोई इंसान इसको कंज्यूम ना कर पाए. बेसिकली दिस इज एल्कोहल, बट इट इज पॉइजनस एल्कोहल क्योंकि इसको डीनेचर्ड किया गया है. नाउ इसके सोर्सेस क्या हैं, हमें जो कॉमनली पता है दैट इज कि एथेनॉल शुगर केन से बन रहा है. बट अपार्ट फ्रॉम शुगर केन, मोलासेस हो गया, मेज यानी कॉर्न हो गया, वीट, राइस, ब्रोकन ग्रेन्स, एग्रीकल्चर वेस्ट, सेल्यूलोसिक बायोमास, ये सब भी एक सोर्स हो सकते हैं जिससे हम एथेनॉल बना सकते हैं. नाउ व्हाट इज द प्रोसेस? प्रोसेस बहुत सिंपल है. एक प्लांट है, इट विल नेचुरली डू फोटोसिंथेसिस. अब जब ये फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसके बाद इसमें से हम शुगर प्रोड्यूस कर लेंगे. देन दिस शुगर विल बी फर्मेंटेड. अब फर्मेंटेशन के बाद ये शुगर एथेनॉल बन जाती है. मगर एक स्टेज और होता है कि हम इसको डी डिस्टिलेशन के प्रोसेस से भी निकालते हैं, विच इज द प्योरीफाइंग. तो यहाँ पे एथेनॉल बन तो गया था, बट एक उसको और प्योरीफाइड फॉर्म में लाने के लिए ये डिस्टिलेशन के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है. एंड देन फाइनली वो एथेनॉल बनता है जो हम आजकल पेट्रोल के साथ हम ब्लेंड कर रहे हैं एंड जो हम व्हीकल्स में यूज़ कर सकते हैं. नाउ एथेनॉल का तो ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट था. एक बार साइड बाय साइड पेट्रोल का भी देख लेते हैं, और इसी में मैं आपको समझा दूंगा कि गाड़ियों के इंजन्स में इसके क्या इम्प्लीकेशंस हैं. अब पेट्रोल, व्हाट इज पेट्रोल? तो एथेनॉल तो भाई नेचुरली मिल रहा था, है ना. इट वाज अ केमिकल फार्मूला जो हम नेचुरल सोर्सेस से ऑब्टेन कर पा रहे थे. बट व्हाट इज पेट्रोल? इट इज नॉट अ केमिकल, इट इज मिक्सचर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स which are made of only two things. One is carbon and other is hydrogen. इन हाइड्रोकार्बन्स के एग्जाम्पल हैं पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन एंड ऑक्टेन. इस ऑक्टेन को याद रखिएगा क्योंकि इस पे आगे हम और डिस्कशन करेंगे. अब जब ये मिक्सचर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, जब हम इन्हें बर्न करते हैं, देन दे रिलीजेस एनर्जी, एंड दिस इज बेसिकली द ड्राइविंग फोर्स जो हमारे व्हीकल को रन करता है. होता क्या है? पेट्रोल, पेट्रोल विल बर्न. ओके,
दैट इज हाइड्रोकार्बन्स बर्न होंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये बिना ऑक्सीजन के ये फ्यूल बर्न नहीं हो सकता है। देन व्हाट इट विल प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, जो CO2 एमिशंस होते हैं, इट विल प्रोड्यूस वाटर एंड इट विल प्रोड्यूस हीट। हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एनर्जी निकलेगी। व्हाट विल दिस एनर्जी डू, इट विल पुश द पिस्टन, पिस्टन कहाँ होता है, गाड़ी के इंजन में होता है। अब ये पिस्टन को जब पुश करेंगी तो पिस्टन एक क्रैंकशाफ्ट करके कंपोनेंट होता है, उस पिस्टन जब रोटेट होता है तो वो क्रैंकशाफ्ट को सॉरी पिस्टन जब पुश होता है तो वो क्रैंकशाफ्ट को रोटेट करता है। ये क्रैंकशाफ्ट फर्दर आगे व्हील्स को रोटेट करता है एंड द व्हीकल स्टार्ट मूविंग। सो व्हाट इज द होल प्रोसेस एंड मैकेनिज्म, दिस हाइड्रोकार्बन, ये जो केमिकल एनर्जी थी, this chemical energy will get converted to heat energy. This heat energy जब piston उसे push करेगा, it will get converted to mechanical energy. The wheels will start rotating and the vehicle will start moving. So basically, this is the whole process of how petrol works and how in an engine it works. अब उसको थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। वर्किंग ऑफ पेट्रोल इंजन, 4 स्ट्रोक साइकिल होती है पेट्रोल इंजन में। फर्स्ट सबसे पहले क्या होता है कि इनटेक स्ट्रोक होता है। सबसे पहले पिस्टन विल मूव डाउन, ठीक है, एंड देन एयर एंड फ्यूल जो है वो सिलेंडर में एंटर करेंगे। एयर में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन हमने देखा कि रिक्वायर्ड होता है क्योंकि फ्यूल अलोन कैन नॉट बर्न। देन अब ये कंप्रेशन स्ट्रोक पे आ जाते हैं, सेकेंड वाले पे। पिस्टन मूव्स डाउन देन इट मूव्स अपवर्ड्स। जब ये मूव अपवर्ड करेगा तो जो एयर एंड फ्यूल है उसका जो मिक्सचर है ना वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड हो जाएगा। जब वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होगा और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रेस करेगा। इसके बाद हम इसके बाद थर्ड स्ट्रोक पे आएंगे, जब एक स्पार्क प्लग रहेगा गाड़ी में जो इसके बाद एक स्पार्क क्रिएट करेगा, और जैसे ही ये स्पार्क क्रिएट होगा फ्यूल बहुत तेजी से बर्न करना स्टार्ट कर देगा। उसकी वजह से जो हाई प्रेशर फॉर्म होगा, जो गैस जो रहेंगी वो जो पिस्टन है उसको फिर से नीचे पुश करेंगी। इनिशियली वो ऊपर गया था, फिर वो और पहले इनिशियली वो नीचे गया था, फिर वो कंप्रेशन स्ट्रोक में ऊपर जाता है, पावर स्ट्रोक में वो पिस्टन वापस नीचे आएगा, और जब वो पिस्टन नीचे आएगा तो ये पावर प्रोड्यूस होगी। फिर लास्ट स्टेज है एग्जॉस्ट स्टेज। इसमें जो बर्न गैसेस है वो लीव्स द इंजन, तो वो थ्रू सिलेंडर जो है निकल जाती हैं। अब ये जो साइकिल है, ये साइकिल विद इन फ्यू सेकेंड्स मल्टीपल टाइम रिपीट होती है, एंड दिस इज हाउ द पेट्रोल इंजन वर्क्स। तो अभी हमने देख लिया व्हाट इज एथेनॉल, कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है। देन हमने पेट्रोल देख लिया, व्हाट इज पेट्रोल, हाउ इट वर्क्स, इंजन में कैसे काम करता है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज ब्लेंडिंग। सो बेसिकली ब्लेंडिंग इज व्हाट इट इज, मिक्सिंग फ्यूल्स इन प्रपोर्शन। अगर आपने 90% पेट्रोल और 10% एथेनॉल मिला दिया तो आपका E10 फ्यूल बन जाएगा। 80% पेट्रोल में आप 20% एथेनॉल ब्लेंड करेंगे तो आपका E20 फ्यूल बन जाएगा। अब आप पेट्रोल अगर सिर्फ 15% रख दें और एथेनॉल ब्लेंड कर दें उसमें 85%, तो वो आपका E85 पेट्रोल बन जाएगा। अगर 100% ही एथेनॉल कर देंगे तो E100 हो जाएगा। अब ये जो हम मिक्सिंग कर रहे हैं, विच इज़ बेसिकली द ब्लेंडिंग, वाई इज इट नेसेसरी, हम ये मिक्सिंग कर क्यों रहे हैं। तो फर्स्ट रीजन फॉर इंडिया इज कि एनर्जी सिक्योरिटी के लिए कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंसी है ये कम होगा। एज द वॉर सिचुएशंस आर अकरिंग, द ग्लोबल टेंशंस आर स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। हमने देखा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ब्लॉक होने की वजह से कितना सप्लाई डिसरप्शन हुआ है, उसकी वजह से फ्यूल के प्राइसेस भी इंक्रीज हुए हैं। और हमारा जो इम्पोर्ट है फ्यूल का, क्रूड ऑयल का बेसिकली, वो बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम खुद ही एथेनॉल ब्लेंड कर दें अपने फ्यूल में, पेट्रोल में, तो ये जो हमें क्रूड ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना पड़ रहा है, इसकी डिपेंडेंसी थोड़ी सी कम हो जाएगी। देन एक और क्या फ़ायदा है कि इट इज़ अ क्लीनर फॉर्म ऑफ कंबंशन। अब ये जो एथेनॉल है, इट कंटेन्स ऑक्सीजन विच हेल्प्स फ्यूल टू बर्न मोर कम्प्लीटली। देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में यहाँ पे बताया था कि जब हमें पेट्रोल को बर्न करना है तो हमें ऑक्सीजन चाहिए फ्यूल के साथ। पेट्रोल में तो कोई ऑक्सीजन नहीं होती है, तो ऑक्सीजन एयर के साथ हमें अलग से चाहिए क्योंकि फ्यूल अलोन कांट बर्न। लेकिन एथेनॉल में क्या केस था, हमने फॉर्मूला में सबसे ऊपर देखा था, दिस इट हैज़ वन ऑक्सीजन एटम। तो इसमें तो रेडीमेड हमें ऑक्सीजन मिल रहा है, तो विच हेल्प्स टू बर्न द फ्यूल मोर कम्प्लीटली। अगर इनकम्प्लीट कंबंशन होता है तो एक सूत क्रिएट होता है ना। अगर
लेकिन अगर ऑक्सीजन इसमें खुद ही है एथनॉल में, तो बहुत अच्छे से ये कंबशन कंप्लीट हो पाएगा। उसकी वजह से क्या होता है, लोअर कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होंगे, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड एमिशन लोअर होंगे, देन हाइड्रोकार्बन्स भी कम रिलीज होंगे, एंड देन सूट विल ऑल्सो बी रिलीज इन लेसर अमाउंट। अब अगर ऐसा ही है तो हम पेट्रोल को क्यों प्रेफर करते हैं, मतलब पेट्रोल इन इट्स प्योरेस्ट फॉर्म इज, अच्छा पहले ये दो पॉइंट्स देख लेते हैं और कि ब्लेंडिंग के क्या फ़ायदे हैं। अब ये सपोर्ट फार्मर इनकम ऑल्सो, क्योंकि एक एडिशनल इनकम है। अगर वो शुगर की सेल कर रहे हैं, अगर शुगर मिल्स को वो सेल कर रहे हैं, वहाँ पे उनको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, या उन्होंने कोई अदर क्रॉप जैसे मेज़ है, वीट है, या उनके फार्म पे से जो एग्रीकल्चरल रेसिड्यू वेस्ट है, वो तो वेस्ट ही जा रहा था। अब उसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं इन दिस ब्लेंडिंग एंड एथनॉल प्रोसेस। तो यहाँ पे उनको एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम मिल जाएगा। एंड ऑब्वियसली इट इज़ अ मोर रिन्यूएबल फ्यूल, क्योंकि आपने देखा लेस कार्बन मोनोऑक्साइड, लेस हाइड्रोकार्बन्स एंड लेसर अमाउंट ऑफ सूट इट इज प्रोड्यूसिंग। अब अगर इतना ही अच्छा है तो हम डायरेक्टली पूरा एथेनॉल क्यों नहीं यूज कर लेते हैं, हम फ्यूल यूज ही क्यों कर रहे हैं, मतलब फ्यूल में पेट्रोल यूज क्यों कर रहे हैं। सो द रीजन इज कि पेट्रोल हैज हाई एनर्जी कंटेंट। अब दीज आर द वैल्यूज per liter. Petrol is standing on 32, ethanol is on 21. तो ये जो एनर्जी डिफरेंस है, दिस इज व्हाट मेक्स पेट्रोल मोर प्रेफरेबल, है ना। और एक और जो बेनिफिट है मिक्सिंग करने के बाद, जो एथनॉल होता है, एथनॉल इट हैज़ अ हाई ऑक्टेन रेटिंग। अब देखते हैं ऑक्टेन रेटिंग क्या होती है। ऑक्टेन रेटिंग इज बेसिकली कि उसका क्या ऑक्टेन नंबर है, एंड ऑक्टेन नंबर इज, इट इज अ मेजर ऑफ अ फ्यूल्स रेजिस्टेंस टू नॉकिंग। नॉकिंग इज बेसिकली द प्रीमेच्योर अनकंट्रोल्ड कंबशन। अब मैं इसको बताता हूँ ये कैसे होता है। फर्स्टली तो आप ये देख लीजिए कि हायर ऑक्टेन नंबर का ये कोई मतलब नहीं है कि इट इज नॉट अ मेजर ऑफ एनर्जी। तो उससे ये चीज का कोई लेना देना नहीं है कि अगर हायर ऑक्टेन नंबर होगा तो हायर एनर्जी प्रोड्यूस होगी, नहीं। एथेनॉल का अगर हायर ऑक्टेन नंबर भी है तो वो एनर्जी प्रोड्यूस तो पेट्रोल के मुकाबले कम ही करेगा। सो लेकिन एक बेनिफिट ये है कि अगर ये ऑक्टेन नंबर हाई है तो फ्यूल कैन विथस्टैंड ग्रेटर कंप्रेशन बिफोर इग्नाइटिंग। अब इस लाइन को समझने से पहले नीचे इंजन नॉकिंग का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, तो ये लाइन बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे। नॉर्मल प्रोसेस क्या होता है, नॉर्मल प्रोसेस गाड़ी में एक स्पार्क प्लग होता है, वो एक स्पार्क प्रोवाइड करेगा, तो फ्यूल इग्नाइट होगा, एंड फिर फ्यूल इग्नाइट होने के बाद कंबशन होगी, तो स्मूथली होगी। बट व्हाट इफ दिस फ्यूल इग्नाइट्स बिफोर द स्पार्क, इस स्पार्क से पहले यहाँ पे ही कहीं पे फ्यूल इग्निशन हो जाए, तो क्या होगा, तो मल्टीपल फ्लेम जो है वो फ्रंट, जो मल्टीपल फ्लेम के फ्रंट्स हैं वो आपस में कोलाइड कर देंगे। इससे एक नॉकिंग साउंड, एक मैकेनिकल नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस होता है। आपने देखा होगा कभी गाड़ी स्टार्ट होने से पहले कुछ अजीब सी आवाज करती है, खच 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 करके, दैट इज बेसिकली द नॉकिंग साउंड। इसी को हम इंजन नॉकिंग कहते हैं। ये जनरली आपने ये भी देखा होगा कि ओल्ड व्हीकल्स में आती है, नए व्हीकल्स में ऐसी आवाजें नहीं आती हैं। सो दिस इज बेसिकली द नॉकिंग साउंड। वो इसीलिए होता है क्योंकि मल्टीपल फ्लेम फ्रंट्स कोलाइड कर जाते हैं, क्योंकि फ्यूल के इग्नाइट, स्पार्क प्लग के इग्निशन देने से पहले ही फ्यूल इग्नाइट हो जाता है। अब उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, उससे इंजन का पावर कम हो सकता है, उससे गाड़ी की एफिशिएंसी कम हो सकती है, और ओवर द लॉन्ग टाइम अगर ये नॉकिंग परसिस्ट करती है तो इंजन को डैमेज भी दे सकती है। इसीलिए आपने सुना होगा, अब ये नॉकिंग वहां पे ज्यादा होती है जहां पे ये जो ऑक्टेन नंबर है ना, जो ऑक्टेन नंबर है फ्यूल का, वो जब कम होता है तो ये नॉकिंग ज़्यादा होती है। जब ये ऑक्टेन नंबर ज़्यादा होता है तो ये नॉकिंग कम होती है। तो जो नॉर्मल हम पेट्रोल कंज्यूम करते हैं उसमें ये अराउंड 90-91 रहता है ऑक्टेन नंबर, और जो पावर पेट्रोल हम देखते हैं उसमें ये 95 से भी ज़्यादा या 95 रहता है। तो इसीलिए इस पेट्रोल का प्राइस भी ज़्यादा रहता है, एंड ये आपकी इंजन की हेल्थ को ओवर द लॉन्ग टाइम अच्छा भी रख सकता है। अब शायद इससे ये समझ में आ गया होगा कि ऑक्टेन नंबर से हम क्या कहना चाह रहे थे। इट मेजर्स अ फ्यूल रेजिस्टेंस टू नॉकिंग। अब नॉकिंग आप समझ गए तो इस लाइन को आप बेटर अप्रिशिएट कर पाएंगे, है ना। और इट इज़ नॉट अ मेजर ऑफ एनर्जी, द ऑक्टेन नंबर एनर्जी नहीं मेजर करता है, इट इज़ जस्ट द
Proportion, it is just basically the percentage of octane which is found in the various kinds of fuel. And because of the higher octane number, fuel can withstand greater compression before igniting. अगर ignite होने के पहले greater compressions को वो withstand कर सकेगा, तो वो spark होने के बाद ही fuel ignite होगा. अगर ये greater compressions मतलब high pressure high temperature को sustain नहीं कर पाएगा, तो ये प्री स्पार्क ही इग्नाइट कर जाएगा. उसकी वजह से फ्लेम फ्रंट कोलाइड करेंगे और वो नॉकिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, और उसके हमने कॉन्सिक्वेंसेस देखे हैं कि ओवर द लॉन्ग पीरियड क्या क्या हो सकता है. अब एथेनॉल एंगल देख लेते हैं कि इसमें एथेनॉल का क्या है. अब एथेनॉल का हायर ऑक्टेन रेटिंग है. मैंने आपको बताया था पेट्रोल की समथिंग अराउंड 90 के आसपास है. जो एक्सपी पावर पेट्रोल होता है उसकी 95 है. एथेनॉल की 108 है. सो व्हेन इट इज ब्लेंडेड, है ना, विद ओवरऑल फ्यूल, तो ये पूरे फ्यूल का ऑक्टेन नंबर इंक्रीज कर देता है. उसकी वजह से नॉकिंग इज लेस लाइकली. व्हेन नॉकिंग इज लेस लाइकली, दीज ऑल थिंग्स वोंट टेक प्लेस. पावर नॉर्मल रहेगा, एफिशिएंसी अच्छी रहेगी, इंजन वोंट बी डैमेज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ यूसेज. देन इसमें यहाँ पे मैंने लिखा भी है, पावर फ्यूल हैज हाई ऑक्टेन नंबर, 95 से 100 भी हो सकता है, वर्सेस नॉर्मल फ्यूल का 91 होता है. देन अब जो एक बहुत मेजर क्वेश्चन न्यूज में भी बना हुआ है, बहुत आप इस पे रील्स भी देखते होंगे, कि डज एथेनॉल डैमेजेस द इंजन. तो द आंसर इज नॉट नेसेसरली. क्योंकि जो गाड़ियां हैं आजकल वो एथेनॉल E20 अप टू E20 सपोर्टिव इंजन बना रही है कंपनी. उन पे लिख के भी आता है. तो ऑन पेपर और थियोरेटिकली तो इट इज नॉट नेसेसरली कि वो इम्पैक्ट करें, लेकिन ऑन ग्राउंड रियलिटी कुछ और निकल के आ रही है. हालांकि इस पे अभी जो कंपनीज हैं या जो गवर्नमेंट्स हैं उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं है. उन्होंने इसका अभी भी ये नहीं पता है कि कोई क्लैरिटी नहीं है इस चीज़ में. मगर हाँ ये है कि उनका कहना ये है कि साइंटिफिकली तो उनके इंजन्स और एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल दोनों ही कंपैटिबल है. बट रियल वर्ल्ड में जो हम न्यूज़ देख रहे हैं और जो लोगों के एक्सपीरियंस है वो इससे कहीं ना कहीं डिफर करते हैं. विल नॉट गो मच डीप इनटू द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स. तो अभी हम देखते हैं कि नेसेसरली नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इंजन डैमेज हो. बट एथेनॉल कैन डू वेरियस थिंग्स. एक तो अब इसमें एथेनॉल की एक खासियत है कि इट कैन एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एयर. अब वो जो मॉइस्चर एयर में से एब्जॉर्ब कर रहा है, ये एक डिसएडवांटेज भी है उसका, और ये एक एडवांटेज भी है उसका. एडवांटेज ऐसे है कि दिस मॉइस्चर जो वो एयर से एब्जॉर्ब कर लेता है, तो इससे वो इंजन का और फ्यूल का टेम्परेचर कम रखने में, उसको कम पे मेंटेन करने में काम आ जाता है. ठीक है, तो ये उसका पॉजिटिव हो गया. बट ऑन द अदर साइड, ये जो एयर को, ये जो मॉइस्चर को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, हमने कई रियल लाइफ इंस्टेंसेस ऐसे देखे हैं कि जिसके वजह से फ्यूल में दिक्कत हो रही है, इंजन फिल्टर्स में दिक्कत हो रही है, इंजन टैंक में रस्टिंग का इशू आ रहा है. तो वो एक इशू भी है. तो दिस हैज बोथ नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव एस्पेक्ट्स. फिर higher ethanol concentration can affect some older components of incompatible vehicle. अब अगर कोई व्हीकल है जो E20 इनकम्पैटिबल है, तो उसके जो कंपोनेंट्स हैं, जैसे उसकी रबर होती है इंजन के अंदर, और बहुत सारे पार्ट्स एंड टूल्स होते हैं विद इन द इंजन एंड द टैंक, तो उन पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स को इथेनॉल का कंसंट्रेशन ओवर लॉन्ग ड्यूरेशन इम्पैक्ट कर सकता है. हालांकि इन रियल वर्ल्ड वी आर आल्सो सीइंग दैट इट कैन इम्पैक्ट इन द शॉर्टर स्पैन ऑफ टाइम, एंड देयर हैव बीन सर्टेन केसेस जहां पे इसने कंपैटिबल व्हीकल्स को भी इम्पैक्ट किया है. बट एज सच उसकी कोई ना साइंटिफिक प्रूवन स्टडी है, ना रिपोर्ट है, ना डेटा है. तो आई एम ओनली टेलिंग यू दोज पार्ट्स जिनका हमारे पास एविडेंस बेस्ड एनालिसिस है. फिर कुछ अदर कंसर्न्स भी हैं एथेनॉल के साथ. ये सब तो दिक्कतें जो हैं एट द लेवल ऑफ कंज्यूमर एंड एट द लेवल ऑफ इंडिविजुअल लेवल पे ज़्यादा है कि इंडिविजुअल कंज्यूमर की कार में दिक्कत हो रही है. एट अ सोसाइटल लेवल, एट अ नेशनल लेवल अगर देखें तो कुछ और कंसर्न्स भी हैं. फर्स्ट इज द फ्यूल वर्सेस फूड डिबेट. यार अगर अगर मुझे राइस पे, अगर मुझे व्हीट पे, या अगर मुझे शुगर केन पे मान लो एक एक्स अमाउंट ऑफ पैसा मिलता है इसको मार्केट में बेचने का, एक्स रुपीज मिलता है, मगर क्योंकि फूड
का प्राइस इज ऑब्वियसली नॉट दैट एक्सपेंसिव जितना फ्यूल का है। फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। तो हो सकता है कि ये जो चीज़ें मैं फूड में बेचने वाला था, वहाँ पे मुझे उतना प्रॉफिट ना हो रहा हो जितना मुझे इनको एज अ फ्यूल बेचने में हो। तो मैं इनको प्रोड्यूस करूँगा, इनको मैं एग्रीकल्चर सब्सिडी का यूज़ करूँगा, हर फैसिलिटी का यूज़ करूँगा एज अ फूड क्रॉप इनको उगाने में, बट मैं इनको आफ्टर द प्रोडक्शन इनको मैं यूटिलाइज करूँगा फॉर सेलिंग टू द फ्यूल कंपनीज। तो उससे क्या होगा, उससे मेरी फूड सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। अब मैनी, अब मान लो अब मिलियंस ऑफ फार्मर्स आर देयर इन आवर कंट्री, अब उसमें से मान लो आप 70-80% लोग भी अगर एज अ फूड राइस को बेचने की बजाय एज अ फ्यूल बेचते हैं, मतलब दे विल बी सेलिंग इट टू सम कंपनी जो इसको फिर फर्दर प्रोसेसेस से निकाल के प्रॉपर एथेनॉल में कन्वर्ट करे। तो ये जो फूड सिक्योरिटी, मेरे देश की पॉपुलेशन इज अराउंड 142 मिलियन से भी ज़्यादा है। तो इन लोगों की फूड सिक्योरिटी तो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फूड वैसे ही लिमिटेड में था, अब उसको भी आपने डाइवर्ज कर दिया है फॉर सम अदर पर्पसेस। तो एक ये फ्यूल वर्सेस फूड की डिबेट है। देन एक और कंसर्न ये है कि वाटर यूज़ का। अब एथेनॉल सबसे ज़्यादा हम सुन रहे हैं शुगर केन, जो इंडिया में कॉमन प्रैक्टिस है। हालांकि ब्राज़ील, यूएस जो अराउंड 80-85% ऑफ वर्ल्ड एथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं, उन्होंने काफ़ी डाइवर्स कर रखा है, वो मेज से, राइस से, कॉर्न से, बहुत सारी चीज़ों से एथेनॉल बना रहे हैं। बट करेंटली वी आर मेजरली रिलायंट ऑन द शुगर केन। अब अगर हम शुगर केन से ही सबसे ज़्यादा बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, शुगर केन आपको पता होगा एक वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। तो अगेन इसमें ग्राउंड वाटर का डिप्लेशन का इशू है। अगर वहाँ पे है तो हम क्योंकि ग्राउंड वाटर भी यूज़ करेंगे, ग्राउंड वाटर नहीं यूज़ करेंगे तो भी जो शुगर केन है, उस शुगर केन को अकेले बनाने में ही, मतलब उसको एज अ क्रॉप, उसके ही प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा पानी लगता है। यू हैव टू हार मतलब यू हैव टू इरिगेट द फील्ड्स अ लॉट। राइस में बहुत पानी कंज्यूम होता है और फिर शुगर केन में भी बहुत पानी कंज्यूम होता है। सो इट इज, देर आर ऑब्वियसली कंसर्न्स ऑफ द वाटर वेस्टेज। इसके अलावा एक इशू और है कि जब एथेनॉल को हम प्रोसेस कर रहे हैं, तो टू कन्वर्ट दैट एथेनॉल एंड ब्लेंड इट विद पेट्रोल, एंड देन एक वो E20 पेट्रोल फॉर्म में उसको लाने में भी कुछ अमाउंट ऑफ वाटर यूज होता है। सो देयर इज ऑब्वियसली अ वाटर इशू क्राइसिस, एंड स्पेशली ये सब चीज़ें महाराष्ट्र में ज़्यादा हैं, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द शुगर केन मिल्स जो हैं, और जो मिल्स जो वहाँ पे हैं, वो महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं, प्लस जो प्रोडक्शन है वो भी सबसे ज़्यादा शुगर केन का यूपी एंड महाराष्ट्र में ही होता है। तो महाराष्ट्र में तो वैसे ही पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है। अगर हम जोग्राफिकली भी उसको देखेंगे, तो यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द महाराष्ट्र वैसे भी एक रेन शेडो जोन में रह रहा है। बहुत कम जगह है जहाँ पे अच्छा रेन और अच्छा पानी है, बाकी तो महाराष्ट्र में वरना बहुत ज़्यादा ड्राउट प्रोन एरियाज ही हैं। तो ऐसे जगह में ये वाटर यूज़ या वाटर मिसयूज़ जो भी है, इसका इशू बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न बन जाता है। अब हमने पेट्रोल, एथेनॉल, उनके बेसिक्स, उनके इम्प्लीकेशंस, इश्यूज, कंसर्न, वो सब देख लिए। अब एक बार पीआईबी में जो डेटा दे रखा है, हम इंडिया का एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम और उससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स भी देख लेते हैं। इंडिया ने 2014 में 1.5% ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल में ऑलरेडी अचीव कर ली थी। इंडिया का टारगेट था कि हमें बाय 2030 E20 यानी 20% एथेनॉल को ब्लेंड करना है फ्यूल में, जो कि हमने एडवांस में 2025-26 में अचीव कर लिया है। फिर एथेनॉल प्रोक्योरमेंट से, मतलब एथेनॉल प्रोक्योरमेंट कितना था हमारा, 2013-14 में ये था 38 करोड़ लीटर्स। अब ये 1200 करोड़ लीटर से ज़्यादा है, ऐसा प्रोजेक्टेड फिगर है इन 2026। हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, 2014 में हमारी थी 421 करोड़ लीटर्स, 2026 में ये बढ़ के हो गई है 2000 करोड़ लीटर। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो इंडिया के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के बारे में थे। अब अपार्ट फ्रॉम दिस कुछ ग्लोबल फैक्ट्स भी हैं जो इस नोट्स में मेंशन नहीं है, बट मैं आपको ऐसे ही ओरली बता देता हूँ कि इसमें इंडिया के बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं। जैसे ये, और ये मैं आपको
आकाशवाणी का ही डेटा दे रहा हूँ, तो इट इज रिलायबल। क्या इंडियन बेनिफिट्स क्या हैं? एक तो अराउंड 1.36 लाख करोड़ रुपीस जो है वो हमने सेव किया है फॉरेन एक्सचेंज में, क्योंकि अब हमें उतना ज़्यादा क्रूड ऑयल का इंपोर्ट नहीं करना पड़ा है बाहर से। तो गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग अराउंड इतना पैसा हमने उस चीज़ में बचाया है। फिर हमने ये जो एथनॉल, जो फार्मर जो क्रॉप्स उगा रहे थे, फूड क्रॉप्स, उन्होंने जो इसको फ्यूल में डाइवर्ट किया है, तो जो उनकी एडिशनल इनकम हुई है, या तो डायरेक्ट डाइवर्जन से या इनडायरेक्ट डाइवर्जन से, जैसे एग्रीकल्चर रेसिड्यू को उन्होंने यूटिलाइज कर लिया, तो समवेयर अराउंड 1.20 लाख करोड़ रुपीस का बेनिफिट हुआ है हमारे इंडियन फार्मर्स को। फिर एक और जो सबसे मेजर बेनिफिट है वो है 698 टन्स ऑफ CO2 एमिशन, वो कम हुए हैं। The CO2 emissions have been reduced or cut down by 698 tons due to the blending of ethanol. बाकी एक इसमें इशू भी हमेशा से रहा है, दैट इज़ कि ये शुगर केन बेस्ड ज़्यादा है हमारा जो एथेनॉल है। और उसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं कि यूएसए एंड ब्राज़ील, जो कि वर्ल्ड का अराउंड 85% ऑफ ग्लोबल एथेनॉल प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन्होंने अपने सोर्स डाइवर्स कर रखे हैं। तो द वे फॉरवर्ड इज कि अगर इंडिया ये फ्यूल बना रहा है एथेनॉल से, तो वी नीड टू डाइवर्सिफाई डाइवर्सिफाई आर sources. We need to do better water management, है ना? तो these all are the way forwards. So okay, that's it for this video. Thank you so much. और अगर ये हैंड रिटन नोट्स आपको चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड आई विल गिव यू अ लिंक, वहाँ से आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।